प्यारे बच्चों, आज ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शायद एक दो और टॉपिक की तू छोड़ दे तो ये टॉपिक मेरे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। क्यों इंपॉर्टेंट लगता है? क्योंकि इस पे ही बेस्ड हमारे प्रैक्टिकल्स है, मीटर सेतु, विभव मापी, व्हीटस्टोन सेतु। तो मतलब कौन सा टॉपिक हुआ? गैस कीजिए। यस, इट्स किरचॉफ का नियम, क्योंकि बैकबोन है ये हमारी सरल परिपथ की। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? किरचॉफ का नियम। इसको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई न्यूमेरिकल होंगे आपके और ना ही आपको मीटर सेतु, विभव मापी आगे समझ में आएगा। किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जिसने दो नियम प्रतिपादित किए। दो नियम। पहला नियम क्या कहलाता है? संधि नियम। किरचॉफ ने क्यों इन नियमों को दिया? जब उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी तो नहीं हुई, तो उसने ऐसे दो नियम दिए जिससे कोई जटिल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाती है। तो इससे हम क्या होता है, हमारा एक परिपथ बनता है। परिपथ में विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भागों में हम धारा की गणना कर लेते हैं, विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। तो हम अपने पहले नियम पे आते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, जो प्रथम नियम है, इस नियम को संधि नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम क्या कहलाता है? यह कहलाता है संधि नियम। इसे जंक्शन रूल कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? जंक्शन रूल। संधि किसे कहते हैं? जंक्शन किसे कहते हैं? आप कभी भी रेलगाड़ी से सफर करते होंगे, कुछ रेलवे स्टेशनों में लिखा होगा हरिद्वार जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, मेरठ जंक्शन। लेकिन कुछ स्टेशनों पे जो लास्ट स्टेशन होते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या है, देहरादून जो राजधानी है, वो लास्ट स्टेशन है, उसमें देहरादून जंक्शन नहीं लिखा हुआ। यह समझाने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज आ रही है और आगे चली जा रही है, वो जंक्शन हो गया। कोई चीज आ रही है, वहां रुक रही है, वहां से वापस जा रही है, वो जंक्शन नहीं होगा। तो संधि नियम क्या कहता है? संधि नियम कहता है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। फिर सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। हम एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं। हमने एक संधि बिंदु बना लिया, ये संधि बिंदु है हमारा, ये संधि बिंदु हो गया, ओ संधि बिंदु है। यहां से I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है संधि पे, I3 निकल जा रही है, I4 निकल जा रही है, I5 निकल जा रही है संधि। अगर मैं आने वाली धाराओं को धनात्मक लूं तो बाहर निकलने वाली धाराएं क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। जब अंदर आने वाली धारा धनात्मक ले रहा हूं तो बाहर निकलने वाली धारा क्या लूंगा? ऋणात्मक लूंगा। तो इसका मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये धाराएं आ रही है और ये धाराएं बाहर जा रही है। तो कितना हो गया? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आने वाली धारा है, ये बाहर निकलने वाली धारा है। जितनी धारा आ रही थी उतनी धारा जा रही है। मतलब संधि पे आने वाली धाराओं का योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर है। अर्थात परिपथ में कैसी धारा बह रही है? स्थायी धारा बह रही है। कैसी धारा बह रही है बच्चों? परिपथ में स्थायी धारा बह रही है। अर्थात परिपथ में क्या है? कोई भी संधि पर कोई भी आवेश का संचय नहीं हो रहा है और ना ही विनाश हो रहा है। इस संधि पे जितनी धारा आ रही थी उतनी धारा जा रही है। ना तो इस संधि पे धारा का संचय हो रहा है, ना धारा का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। तो ये किसके नियम के अकॉर्डिंग आ गया? किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम को क्या करता है? व्यक्त करता है। जितनी धारा आ रही थी उतनी धारा जा रही है। मतलब क्या है? आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या है? कोई आवेश संचित नहीं हो रहा है,
कोई आवेश हटाया नहीं जा रहा है, किसमें? बिंदु O पे, क्योंकि स्थायी धारा बह रही है। तो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम किसके अकॉर्डिंग है? आवेश संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। अब हम दूसरे नियम पे आते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बच्चों, ये नियम मेरे व्यू में इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं और इनको समझाने के लिए जो मैं विधि यूज करता हूं, बच्चों को अच्छी खासी समझ में आ जाती है। और इसी के अनुसार अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लोगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी कभी भी गलत हो ही नहीं सकती, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? ये सेकंड, द्वितीय नियम। इसको पाश नियम भी कहते हैं या वोल्टता नियम, वोल्टता नियम भी कहते हैं। कैसे समझाएंगे? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर सुनिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे कह रहा हूं मैं? सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। या एक और नियम है जिसे वोल्टा नियम कहते हैं। किसी बंद पाश में विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर सुनिए, किसी बंद पाश में विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ये दोनों नियम। अब हम एक परिपथ लेते हैं, बहुत साधारण परिपथ ले रहे हैं। इसमें हमने 2 सेल ले लिए, 3 बाह्य प्रतिरोध ले लिए, इन परिपथों को जोड़ दिया। ये सेल का विद्युत वाहक बल E1, ये प्रतिरोध R1, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। ये धारा कितनी दे रहा है? I1 दे रहा है और ये धारा कितनी दे रहा है? I2। यहां से I1 धारा आई, यहां से I2 धारा आई, संधि जो अभी बताई थी, I1 धारा यहां से आ रही है, I2 धारा यहां से आ रही है, तो यहां पर धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ये ऐसे ही बहेगी I1 प्लस I2, फिर ये बढ़ जाएगी जाके, यहां I2 होगी और यहां पे कितनी चली गई? I1 से। इसमें नाम कर देंगे बंद पाशों के A B C D E और ये F। इसमें हमारे कितने बंद पाश हैं? इसमें हमारे 3 बंद पाश हैं और तीनों बंद पाश को हम डिस्कस करेंगे। लूप, बंद पाश लूप भी कहलाता है। लूप A B C F A में, A से B, B से C, C से F और F से A में। बंद लूप का मतलब जहां से शुरू होंगे वहीं पे खत्म करना है। A से शुरू हुए A B C F A, अगर F पे छोड़ देंगे तो बंद लूप नहीं होगा। अब मैं A से B चल रहा हूं। इस नियम को समझने का समझो, मैं जिस दिशा में चल रहा हूं उसी दिशा में धारा बह रही है, धनात्मक। उसी दिशा में सेल विद्युत वाहक बल धारा दे रहा है, धनात्मक। और मैं चल रहा हूं ऐसे, धारा मेरे विपरीत है, ऋणात्मक। विद्युत वाहक बल मेरे विपरीत दिशा में है, ऋणात्मक। मतलब लूप की दिशा में जो भी चीज होगी वो धनात्मक होगी और जो उसके विपरीत होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ए से भी, मैं ए से भी चल रहा हूं तो ए से भी धारा भी ए से भी बह रही है, तो कितना हो गया? I1
R1। बी और सी में कोई प्रतिरोध नहीं। मुझे जाना है सी से एफ, इस चीज को समझिए, मुझे जाना है सी से एफ। धारा कैसे बह रही है? एफ से सी, विपरीत, विपरीत का मतलब ऋणात्मक, माइनस I2 R2। मैं लूप में ए से बी चला, सेल के विद्युत वाहक बल की दिशा भी ए से बी है, तो इज इक्वल टू E1। मुझे जाना था सी से एफ, विद्युत वाहक बल की दिशा एफ से सी है, तो ये कितना हो गया? माइनस E2। ठीक, पहली समीकरण है। दूसरा लूप देखो, लूप एफ सी डी ई एफ में कैसे चलूंगा मैं? एफ से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। जब मैं ऐसे चलूंगा, मैं एफ से सी चला, मेरी धारा कैसे बह रही है? एफ से सी में ही बह रही है, तो क्या हो गया? I2 R2। सी से डी में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई दिक्कत। डी से ई में धारा, डी से ई दिशा में ही बह रही है धारा, धनात्मक होगी, प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू, ई से एफ में कोई प्रतिरोध ही नहीं है। अब मेरे को एफ से सी जाना है, मेरे विद्युत वाहक बल की दिशा इसमें क्या है? एफ से सी ही है, तो क्या हो गया? E2। ये क्या होगी? द्वितीय समीकरण। और तीसरा लूप में लूंगा, लूप ए बी डी ई ए। मैं जब जो लूप लूंगा उसी के खंडों की बात करूंगा, उससे जुड़े हुए खंडों की नहीं बात करूंगा। जैसे मेरे लूप ए बी डी ई ए में एफ सी नहीं आएगा, तो मैं ए से बी जा रहा हूं, ए से बी में मेरी धारा I1 R1, बी से डी में कोई प्रतिरोध नहीं है, डी से ई जा रहा हूं, धारा भी डी से ई बह रही है, I1 प्लस I2 R3। ई से कोई प्रतिरोध नहीं है, मैं ए से बी चल रहा था, तो ए से बी विद्युत वाहक बल की दिशा थी E1। बच्चों सीधा सीधा नियम है, मैं जिस दिशा में लूप की दिशा है उस दिशा में धारा बह रही है धनात्मक, विद्युत वाहक बल उसी दिशा में धारा दे रहा है धनात्मक, नहीं दे रहा है विपरीत दिशा में ऋणात्मक। बच्चों मेरे को, आपको अगर मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस तरह की वीडियो जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं समझ में आ रही है, मैं वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।